दोस्तों नमस्कार। आज जो लोग छाती पीट रहे हैं ये कह के कि केजरीवाल को अरेस्ट क्यों किया गया, ये अरेस्ट गलत है। मुझे लगता है इन सब लोगों को भारत का कानून और खासकर दिल्ली के कानून की ढंग से पढ़ाई कर लेनी चाहिए। बिना पढ़े, बिना तथ्यों को जाने शोर मचाना हिंदुस्तान में शायद आम बात हो गई है। अगर आप पढ़ नहीं सकते, मेरे आप पुराने वीडियो देख लीजिए। जिस दिन एलजी ने केजरीवाल के शराब घोटाले की जो कानून बनाया गया था उसके खिलाफ जब सीबीआई को कहा था कि आप इसकी जांच करिए, और जांच किसके आधार पे हुई? चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के आधार पे। और चीफ सेक्रेटरी ने किस आधार पे वो रिपोर्ट बनाई थी? जो कमिश्नर थे उस समय एक्साइज के, उनकी अध्यक्षता में जो 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उसको दरकिनार करके, दिल्ली के कानूनों को दरकिनार करके, अपने लालच के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, अपने निजी स्वार्थों के लिए जो भी काम किए गए उसका आउटकम यही होना था जो मैं पहले दिन बोल रहा था कि अल्टीमेटली ये पूरा घोटाला केजरीवाल पे जाके रुकेगा। अब आप ये कहेंगे कि मुझे कैसे पता? दोस्तों, इसमें फोरकास्टिंग या कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक कानून पता होना चाहिए। आप भी चाहें तो जिस डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूं आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जो हमेशा कहता रहा हूं दोस्तों, वो है ये डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली रूल्स 1993। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स क्या होता है। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। क्यों केजरीवाल का बचना मुश्किल है, इसकी चर्चा करेंगे। और क्यों केजरीवाल के वकीलों की कोई दलील काम नहीं आएगी, इसकी चर्चा करेंगे। और सारे तथ्यों के आधार पे करेंगे। और छोटा सा डॉक्यूमेंट है, इसने सब चीजें क्लियरली लिखी हुई हैं, लेकिन अगर लोग नहीं पढ़ेंगे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अपने आप को भारत का सबसे विद्वान राजनीतिज्ञ मानते हैं, उन्होंने जब अपने राज्य के ही बेसिक फर्स्ट फंडामेंटल कानून को नहीं पढ़ा कि राज्य को चलाने के लिए किन कानूनों को फॉलो करना है, तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा जो आपको आज इस हालात पे ले आए कि पूरा देश आपका जो मजाक बन रहा है, आपकी जो अपने वादे थे, आप खुद बच्चों की कसम खा खा के कट्टर ईमानदार के चोगा पहन के आप लोग घूमते थे, आज सब जनता के सामने खुल गया है। अनफॉर्चुनेटली आम आदमी पार्टी के सभी नेता इस हमाम में नंगे हैं। और जहां तक बात है ऑपोजिशन लीडर्स की, उनकी तो हालत इतनी खराब है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि समर्थन करें या विरोध करें। तो उनका एक ही कहानी अब समझ में आ रही है, सब चुनाव है, हमें चुनाव में हराने का प्रयास है। कोई नेता ये बोलने को तैयार नहीं है कि केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार किया है, क्या वो जरूरी था? मुद्दा ये है। कानूनी पहलू क्या है? क्यों केजरीवाल के लिए मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी? अभी तो ये एक केस है, ऐसे करीब 30 छोटे बड़े केस और हैं, इंक्लूडिंग शीश महल का, और कई चीजें हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि केजरीवाल साहब क्यों अपने ही बनाए हुए खड्डे में गिर गए, अपने ही जाल में फंस गए। अगर थोड़ी सी ईमानदारी से अपने कानूनों को पढ़ लिया होता, समझ लिया होता, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया गया है। दोस्तों, कानून क्या बोलता है? मुद्दे की बात पे आते हैं। जब दिल्ली का गठन हुआ था, दिल्ली एज ए स्टेट 1991 में, उसमें सेक्शन 44 में यह लिखा गया था कि दिल्ली कैसे चलेगा, इसका ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स बनाना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली केजरीवाल को गलतफहमी यह हो गई कि उनको दिल्ली की जनता ने सत्ता पे भेज दिया, इसका मतलब वो राजा हो गए। वो ये भूल गए कि ये देश की जनता और जो दिल्ली की सत्ता है, ये देश की जनता आपको चुन के भेजती है, और जो जनता टैक्स देती है उसके आधार पे आपको ये दायित्व दिया जाता है कि आप कानून के हिसाब से राज्य चलाएं या देश चलाएं। लेकिन इन्होंने पहले दिन से
जो एरोगेंस दिखाया, जो बदतमीजियां दिखाई, चाहे वो एलजी के खिलाफ हो, चाहे बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के खिलाफ हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हो, जिसने भी इनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करी, इन्होंने उसी को ही काटा, चाहे वो इनके अपने दोस्त भी थे। तो जिस आदमी को इतना एरोगेंस हो जाए तो उसकी नियति तो वही होती है जो आज केजरीवाल की हो रही है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे वो शिशुपाल था, चाहे वो कौरव थे, चाहे वो रावण था, सब विद्वान थे। क्यों मरे? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जमीनी हकीकत और जो उनके दायित्व थे उनको भुला दिया था। आज केजरीवाल भी उसी लाइन में जाके खड़े हो गए। दोस्तों, ये जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल है, इसका क्लॉज 8 क्या बोलता है, सबसे पहले मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूं, आपको तथ्यों पे जानकारी हो जाएगी, फिर हम आगे की बात करें। जो सेक्शन 8 है या क्लॉज 8 आप बोल सकते हैं, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। All proposals referred in the schedule shall be submitted to the Chief Minister after consideration by the Minister in charge with a view to obtain his orders for circulation of the proposal under Rule 9 or for placing it for consideration of the Council। अब इसकी व्याख्या करते हैं शराब घोटाले के रूप में। शेड्यूल में क्या कहा गया है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि शराब घोटाला और ये जो मैंने आपके सामने पहरा पढ़ा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। प्रपोजल्स शेड्यूल जो है रूल 7-8, जो मैंने रूल 8 पढ़ा उसका आपके सामने पढ़ देता हूं। प्रपोजल्स फॉर इम्पोजिंग ऑफ ए न्यू टैक्स और एनी चेंज इन द मेथड ऑफ असेसमेंट और पिच फॉर एनी एग्जिस्टिंग टैक्स और लैंड रेवेन्यू और इरिगेशन रेट्स। अब जब आप किसी भी रूप में अपने टैक्स को बदलते हैं तो बगैर चीफ मिनिस्टर की कंसेंट के नहीं हो सकता, पहली बात। इसी का 9 नंबर पॉइंट है, प्रपोजल्स इन्वॉल्विंग एनी इंपॉर्टेंट चेंज इन पॉलिसी और प्रैक्टिस। अब लीकर पॉलिसी बदली गई, इसका मतलब चीफ मिनिस्टर की कंसेंट के बगैर वो हो नहीं सकता, यह दिल्ली का कानून बोलता है। इसका मतलब क्या हुआ, All proposals referred in a schedule shall be submitted to the chief minister। इसका मतलब शराब घोटाले की जो पॉलिसी बनी वो चीफ मिनिस्टर को सबमिट की गई। अब चीफ मिनिस्टर कौन है? हाँ, एक रास्ता है केजरीवाल के बचने का, वो ये बोल दें कि साहब मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूं, आप लोगों को गलतफहमी है, मैं दिल्ली का कभी चीफ मिनिस्टर था ही नहीं। अगर केजरीवाल साहब ये प्रूव कर देते हैं तो निश्चित रूप से वो बरी हो जाएंगे, लेकिन उनको ये प्रूव करना होगा कि मैं दिल्ली का चीफ मिनिस्टर नहीं था। ये एकमात्र रास्ता है उनका बचने का। आफ्टर कंसिडरेशन बाय द मिनिस्टर इन चार्ज, अब मिनिस्टर इन चार्ज कौन था? मनीष सिसोदिया। विद ए व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग हिज ऑर्डर फॉर सर्कुलेशन ऑफ द प्रपोजल, किसका ऑर्डर? चीफ मिनिस्टर का। तो सिसोदिया बगैर चीफ मिनिस्टर के, मतलब केजरीवाल के आदेश के, ये कानून बना ही नहीं सकता था, या काउंसिल में नहीं रख सकता था, कैबिनेट में नहीं रख सकता था। इसका मतलब ये है कि जो घोटाला हुआ उसमें अल्टीमेटली जो रजामंदी थी, जिसने गो अहेड किया, वो केजरीवाल। उसके बगैर ये घोटाला हो ही नहीं सकता था। The Chief Minister may direct that any proposal submitted to him under Rule 8 may, instead of being placed for the discussion in the meeting of Council, be circulated to the ministers for opinion. If all the ministers are unanimous and the Chief Minister is of the opinion that discussion in a meeting of the Council is not required, the proposal shall be treated as finally approved by the Council। इसका मतलब ये है, चीफ मिनिस्टर चाहे काउंसिल की मीटिंग बुलाए या ना बुलाए, चीफ मिनिस्टर का कंसेंट जरूरी है। अगर आप ये बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कैबिनेट में डिस्कशन हुआ तो भी चीफ मिनिस्टर की कंसेंट से, ये कैबिनेट में डिस्कस नहीं हुआ वो भी चीफ मिनिस्टर की कंसेंट से। कंसर्न मिनिस्टर का प्रपोजल और चीफ मिनिस्टर का कंसेंट, अप्रूवल। इसका मतलब जिसने घोटाले की पॉलिसी बनाई, मतलब मनीष सिसोदिया,
और जिसने उस पॉलिसी को अप्रूव किया मतलब केजरीवाल। इन दो के बगैर ये पॉलिसी बन नहीं सकती थी। अब साउथ ग्रुप का प्रपोजल आया या प्रपोजल इन्होंने दिया, घपले के क्या रास्ते थे, क्यों पॉलिसी बदलनी पड़ी, ये सब बातें बेमानी हैं, क्योंकि आज सवाल इस बात का है कि केजरीवाल का रोल क्या है। तो केजरीवाल का रोल बहुत ही सेंट्रल है, जो मैंने आपको बता दिया। क्या अब आम आदमी पार्टी के नेता या ऑपोजिशन जो शोर मचा रहे हैं, क्या वो ये कह सकते हैं कि ये दिल्ली का कानून मान्य नहीं है, ये असंवैधानिक कानून है? क्या उन्होंने इस कानून को कभी चैलेंज किया? क्या उन्होंने, जब मनीष सिसोदिया ने उनको प्रपोजल दिया और जब उनको पता लग गया कि इस प्रपोजल में घपला हुआ है और मुद्दा बन गया है, क्या उन्होंने मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई करी? कुछ नहीं किया। इसका मतलब ये कानून संवैधानिक है। प्रपोजल जो मनीष सिसोदिया से आया वो सही था, जो केजरीवाल ने प्रपोजल पे अप्रूवल ऑथराइजेशन दिया वो भी सही था। इसका मतलब ये घोटाला मिली भगत से हुआ है। अब सवाल इस बात का है कि आगे क्या होगा। आगे बहुत सिंपल है। देश का कानून बहुत क्लियर है कि अगर आपने अनलॉफुल गेन के लिए कोई प्रपोजल किया है, जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसमें बहुत साफ लिखा हुआ है एनी अनलॉफुल गेन इज करप्शन, और करप्शन की सजा है। बाई एनी पब्लिक ऑफिसर, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर आर पब्लिक सर्वेंट्स। क्यों? वो जनता के प्रतिनिधि तो हैं ही हैं अगर आप एमएलए हैं, लेकिन आप ऑफिशियल पोजीशन पे हैं, जिसको आप बोल सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, व्हाटएवर, ये ऑफिशियल पोजीशंस हैं। इसके आपको तनख्वाहें मिलती हैं, आपको सुविधाएं मिलती हैं, संसाधन मिलते हैं ऑफिशियल ड्यूटी करने के, और टैक्स पेयर इन सब का खर्चा उठाता है। तो सवाल इस बात का है कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या केजरीवाल ये कह के बच सकते हैं कि मुझे पता नहीं था? तो उसका एक ही कारण है कि या तो ये पढ़े लिखे नहीं है, या कानून के बारे में नहीं जानते हैं, तीसरा इन्होंने कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया, चौथा सब कुछ पता था लेकिन नीयत खराब थी। आपको क्या लगता है दोस्तों? मैं ये बात पहले दिन से बोल रहा हूं। जो लोग, आप लोग मुझे लगातार फॉलो करते रहे हैं, मैंने सारे अपने वीडियो, इस वीडियो में एक लिस्ट बना दी है, प्ले लिस्ट, जिसमें मैंने लिखा है केजरीवाल फाइल्स। आपको मेरे पुराने वीडियो देखने हो, आप वहां जाके देख सकते हैं। हर घटनाक्रम पे मैंने डिटेल में एनालाइज किया। आज मैं आपके सामने उस चीज को वापस दोहरा रहा हूं जो मैंने पहले दिन कहा था। इस पूरे घटनाक्रम से जो भी चीफ मिनिस्टर है वो जिम्मेवारी से भाग नहीं सकता। अब घोटाला हुआ है तो चीफ मिनिस्टर भाग नहीं सकता, क्योंकि उसके कंसेंट के बगैर हो ही नहीं सकता। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या केजरीवाल बच पाएंगे, या अभी तो शुरुआत है, अभी तो लीकर घोटाला है, अभी शीश महल के मुद्दे हैं, वहां पे भी टैक्स पेयर का पैसा लगा है, डीटीसी का घोटाला है, स्कूलों का घोटाला है, दवाइयों का घोटाला है, आम आदमी क्लिनिक के घोटाले हैं, बहुत कुछ है। अभी तो शुरुआत है। मैंने एक लिस्ट बनाई है कि केजरीवाल पे किस किस तरह के, कौन कौन से मुकदमे चल रहे हैं अलग अलग कोर्ट्स में, और सब इन्हीं की गलती से। और एक ही गलती, इन्होंने पहली बात देश के कानून को नहीं समझा, और इतना ज्यादा ईगो और एरोगेंस है कि इन्होंने सामने वाले इंसान को भी देश का नागरिक और एक इंसान समझने से मना कर दिया। आज ये सब उसकी परिणति है। उम्मीद है आपको चर्चा पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी। मैं कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशंस एंड टॉपिक्स लेके आऊंगा आपके लिए विद एविडेंस। आपको अच्छा लगेगा। अपना ध्यान रखिएगा। कमेंट जरूर करिए कि आपको क्या लगता है केजरीवाल को मुक्ति कब मिलेगी। फिलहाल वंदे मातरम।